जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 7 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी इस बैचेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है ए टू जेड। और ये है गाइज आज के टॉपिक जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। बट टॉपिक में चलने से पहले मैं आपको सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी लेक्चर के दौरान वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको नोट डाउन करना है। और इसके अलावा कल स्पेशल क्लास आपकी होनी थी जिसमें पेंडिंग टॉपिक्स जो है वो कवर करने थे, बट कल नौमी के कारण और कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, तो उसके कारण जो है वो मैं लेक्चर क्रिएट जो है वो नहीं कर पाया। डोंट वरी अबाउट इट, नेक्स्ट संडे को जो है वो लेक्चर आपका आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आपके मिस नहीं होंगे, यू हैव टू बी अश्योर अबाउट दैट। अब आज के आपके पहले पुराने कमेंट्स जो है वो मैं देख लेता हूँ कि किन किन लोगों ने आंसर्स जो है वो दिए हैं। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, वेरी गुड यार। और उसके अलावा गोल्डी एलेक्स, बहुत शानदार। शगुन सिंह, बहुत बढ़िया, ऐसी आंसर्स लिखते रहो। ईशा ठाकुर, प्रीति मिश्रा, इला मलिक ने मेरे ख्याल से पहली बार आंसर लिखा है, वेरी गुड इला। इसी प्रकार इल्मा 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 मलिक, सॉरी। इसी प्रकार से जो है वो आंसर्स जो है वो देना जो है वो शुरू करिए, वेरी गुड। श्रेया तिवारी, बहुत शानदार। फिर इसके अलावा हमारे पास हैं अंजलि सिंह, वेरी गुड यार। इसी प्रकार से आंसर्स जो है वो देते रहो। शरफ हैदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। श्वेता यादव, आयुष गुप्ता, निहारिका श्रीवास्तव, ऐसी आंसर्स रेगुलर दो। सभी क्वेश्चन जो भी मैं पूछता हूँ उसका आंसर दो। पायल भारती, समीर भटनागर, वेरी गुड यार। आयुषी सिंह, प्रीति यादव, बहुत शानदार। इसी प्रकार से लगे रहो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, आंसर्स जो है वो देते रहो। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपका जल्द होगा। तो मैं हूं गाइज आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। चलिए सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फोकस के साथ जो भी चीजें बताऊंगा उसको सुनिएगा। उसके बाद जो भी चीज मैं बोलूंगा नोट डाउन करने की, तो वो आप नोट डाउन करते जाएंगे। चलो, जय श्री महाकाल, स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, म्यांमार अर्थक्वेक 2025। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, हालांकि म्यांमार अर्थक्वेक के बारे में पहले भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि म्यांमार अर्थक्वेक का पीछे का कारण सबसे बड़ा क्या था। ये टॉपिक भी रिपीट हुआ है। ये बेसिकली हमने शायद दो एक हफ्ते, डेढ़ एक से डेढ़ हफ्ते पहले इस टॉपिक को कवर किया था। आप मुझे बताएंगे कौन सी प्लेट जो थी जिसमें डैमेज हुआ था। आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, मैंने उस प्लेट का नाम आपको लिखवाया था, एक फॉल्ट था। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अभी। हालांकि उसका नाम आपको मिल जाएगा इसी लेक्चर में, मतलब इसी टॉपिक के अंदर। जिनको नहीं पता, बट जिनको पता है फटाक से उसका आंसर लिख दो अभी के अभी, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप एकदम रिकॉल करो और आंसर लिखो। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स के लिए नहीं टॉपिक, बल्कि ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इवन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स के एंगल से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस। आइए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूज कि न्यूज में क्या है। तो 28 मार्च 2025 म्यांमार के मंडले क्षेत्र में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक भयानक अर्थक्वेक आया। कितने मैग्नीट्यूड का कभी कभी स्टेट पीएससी जो है वो पूछ लेती है, तो ये, एक मिनट, चलो मैं ये हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं आज। 7.7 मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका अर्थक्वेक हम लोग को जो है वो देखने को मिला, आया। और झटके इतने ज्यादा थे कि उनका असर बैंकॉक तक में महसूस हुआ, जो कि बैंकॉक इस क्षेत्र से अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर दूर है। एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, इसका मतलब क्या है गाइस? कमेंट में इसका आंसर लिखना मत भूलना। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, रिचर स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी वो बताओ कि कितना खतरनाक हो सकता है ये अर्थक्वेक। और इसके वीडियोस तो आपने देखे होंगे, बिल्डिंगों के गिरते हुए कितने लोगों की जान गई है, बाप रे। देखो, आप मेंशन जो है वो कर सकते हो, 1600 डेथ टोल कंफर्म्ड। 1600 से ज्यादा लोग मरे कंफर्म्ड, ऑन ऑन रिकॉर्ड। तो 1600 ऑन रिकॉर्ड बता रहा है, तो एक जीरो इसके आगे लगाना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। एक जीरो डेफिनेटली इसके आगे लगा जा सकता है डैमेजेस के मामले में, कैजुअलिटी के मामले में। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने एस्टिमेट किया कि लगभग 8 लाख लोग जो हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया बहुत ही खतरनाक झटके। बहुत बुरी स्थिति हुई गाइस, बहुत बुरी स्थिति म्यांमार के अंदर। कारण क्या थे इन सब अर्थक्वेक के? तो कारण आपको ऑलरेडी पता है। मैंने इस फॉल्ट का नाम जो है वो आपसे पूछा था,
सेगेनिंग एग्जामिनेशन में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, 100%। स्टार मार्कर टॉपिक लिख लो। म्यांमार के अर्थक्वेक का कारण था सेगेनिंग फॉल्ट। म्यांमार में यह भूकंप आया ड्यू टू स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग अलोंग सेगेनिंग फॉल्ट। आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ा है अगर अर्थक्वेक के बारे में, तो आपस में जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, जब उसमें स्ट्रेस होता है, तो ये झटके जो है, ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जो ये एक 1500 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन है, सेगेनिंग फॉल्ट। ये फॉल्ट, ये दरार इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। तो ये पहले अगर इससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए हैं, तो आपको अलग से जो है बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं बनाया वो सिर्फ ये वाली चीज लिखेंगे अभी। जब ये स्ट्रेस सडनली रिलीज होता है तो अर्थक्वेक आता है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। सिविल सर्विसेज के लिए याद रखना, सेगेनिंग फॉल्ट, एक्टिव स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट प्लस इंडियन और यूरेशियन प्लेट बाउंड्री, ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे। एक्टिव स्ट्राइक स्लिप स्लिप फॉल्ट, पहला पॉइंट ये सेगेनिंग फॉल्ट है, और दूसरा पॉइंट किसके बीच, कौन सी प्लेट्स के का ये फॉल्ट है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर अर्थक्वेक की डेप्थ सिर्फ 10 किलोमीटर थी, मतलब सोचो आप, सरफेस से बहुत करीब इसका फोकस था। ऐसी शैलो क्वेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इतनी कम गहराई में जो अर्थक्वेक आता है, ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि सेस्मिक एनर्जी सरफेस तक बहुत इजीली पहुंचती है और बहुत नुकसान करती है, बहुत। क्या, अच्छा एक टास्क दे रहा हूं आज आपको, और डीप शैलो और डीप फोकस अर्थक्वेक में क्या फर्क होते हैं इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस, वो आपको करीब 25 वर्ड्स में लिखना है कि क्या डिफरेंस होते हैं शैलो और डीप फोकस अर्थक्वेक में। तो एक तो है कि डैमेज बहुत जल्दी क्रिएट करता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरा जो है, ये बहुत जल्दी सरफेस तक जो है पहुंच सकता है। तो ऐसे आप पॉइंट जो है वो दो तीन चार आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, डैमेज कितना ज्यादा हुआ। हालांकि ये सेगेनिंग फॉल्ट जो है वो एक्टिव रहा है रिसेंट ईयर्स में। 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पहले भी आ चुका है, जिसमें 26 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी। और 2025 का अर्थक्वेक तो बहुत ही ज्यादा भयंकर था। मोस्ट पावरफुल है म्यांमार में पिछले 75 सालों में। डैमेजेस कितना हुआ, मेंडले, नेपिडो, सेगेनिंग, ये सब सिटीज बुरी तरह से जो है अफेक्ट हुई हैं। इवन एयरपोर्ट कंट्रोल टावर तक गिर गया, फ्लाइट्स को रीडायरेक्ट किया गया। हिस्टोरिक मूवमेंट्स जैसे कि, सॉरी, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की अगर हम जो है वो चर्चा करें, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की चर्चा करें, ब्रिजेस की चर्चा करें, रोड्स की चर्चा करें, सब खराब हो गया। महामुनि पगोड़ा, ये लोकेशन ध्यान में रखना। आनंद पगोड़ा सीवियरली डैमेज हुए। ये सब कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी डैमेज हुए, न्यूज में आया। हॉस्पिटल्स तक भर गए भाई, इवन हॉस्पिटल्स तक डैमेज हुए हैं, क्योंकि अर्थक्वेक किसी को थोड़ा छोड़ेगा, बिल्डिंग देखकर थोड़ा अर्थक्वेक जो है वो आता है। तो इमेजिन करो एक सिटी जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और हेल्प पहुंच भी नहीं रही, तो कैसी स्थिति होगी। चैलेंजेस यही तो है सबसे बड़े चैलेंजेस यही है। एक्सेसिबिलिटी का इशू, ब्रिजेस, रोड्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। लोकल वॉलंटियर्स जो है उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है। रेस्क्यू टीम के लिए डेंजर बढ़ गया है। इंडिया ने इसके लिए लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, रशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से म्यांमार को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। लोगों की जान गई है इस डिजास्टर के कारण। इंडियन नेवी ने शिप्स भेजी हैं, आईएनएस सतपुरा, सावित्री, करमुक, LCU-52 रिलीफ मटेरियल्स के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, स्टेट पीएससी पूछ सकती है। इंडियन आर्मी एक फील्ड हॉस्पिटल मेंडले में सेटअप कर रही है। फील्ड हॉस्पिटल, आर्मी हमारी हॉस्पिटल सेटअप कर रही है लोगों को हेल्प करने के लिए, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए।
तो इंडिया ने म्यांमार के कौन सी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा, ये ध्यान में रखना। सपोर्ट चीज ध्यान में रखना, इंडियन नेवी ने हेल्प करी, आर्मी ने हॉस्पिटल सेटअप किया। म्यांमार इतना ज्यादा सफर क्यों हो गया? क्या वो प्रिपेयर्ड नहीं था? नहीं था। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं था। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो झटकों को झेल नहीं पाए। 1956 के बाद सेंट्रल म्यांमार में इतना बड़ा अर्थक्वेक पहली बार आया। बिल्डिंग्स आउटडेटेड थी, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए थे। दीज आर द गैप्स जो ध्यान में रखने, लिखने की जरूरत नहीं है। 70% म्यांमार की जीडीपी का नुकसान हो गया। लॉन्ग टर्म रिकवरी पॉसिबल ही नहीं बिना इंटरनेशनल हेल्प के अभी। तो क्या इंडिया की सिटीज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है? क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर, क्या हमारी सिटी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है? क्योंकि इससे हम लोग को सीखना जरूरी है। तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स आज की डेट में बनाना जरूरी है। कब क्या हो जाए यू नेवर नो। हॉस्पिटल्स को, ब्रिजेस को मजबूत बनाना जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपस में कंट्रीज के साथ सहयोग बनाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल कॉपरेशन। क्लियर? तो ये म्यांमार के अर्थक्वेक हमें क्लियर मैसेज देता है कि नेचुरल डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट उनके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है अगर हम तैयार हो तो। और इंडिया का क्विक रिस्पॉन्स याद रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये एक एग्जांपल है रीजनल कॉपरेशन का। तो इस टॉपिक को मेंस में भी यूज करना, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फॉल्ट लाइन के बारे में जो है वो ध्यान में रखना, उसकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको बताइए आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कुछ चीजें मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, उसका एपिसेंटर मेडले में था, मेंडले में। और सेगेनिंग फॉल्ट ये ध्यान में रखना, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है ये। और इसकी डेप्थ जो थी वो 10 किलोमीटर की थी, फोकस शैलो डेप्थ वाला है। 1600 से ज्यादा की डेथ ऑन रिकॉर्ड हो गई है। और बहुत प्रॉब्लम्स हो गई यहां पर, जान गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा भेजा, नेवी ने सपोर्ट किया, आर्मी फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर रही है। म्यांमार का वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक कोड नहीं था, उसके कारण म्यांमार को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, क्लियर पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये चीजें हैं। और बाकी एक चीज मैं आप लोग को गाइस बताना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में आपकी पर्सनल चीजें कभी किसी के साथ शेयर मत करना लाइफ में, कभी। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जब तक क्रैक नहीं होता डोंट टेल एनीवन यार। अभी बता भी दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब लोगों को बताना बंद करो अपनी चीजें। कोई भी चीज, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीजों से रिलेटेड, डोंट टेल पीपल व्हाट यू आर डूइंग। उसका रीजन बताओ क्या होगा? क्योंकि जब आपका प्लान फेल होगा ना, तो कुछ लोग आपके मजे लेने के लिए आपके पास आएंगे। जब आप फेल होते हो ना, और दुनिया चाहती नहीं है कि आप जीतो, कोई नहीं चाहता, लिख के देता हूं, कोई नहीं। आप आज की डेट में सोच रहे हो कि यार ये अपने लिए सब कुछ है, बट वो आप जिस पर बोलते हैं ना कि अंधा दाव खेलते हो, वो भी एक दिन आकर आपको धोखा दे सकता है। सो नेवर टेल एनी वन अबाउट योर प्लान्स अनटिल एंड अनलेस वो अकम्प्लिश ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। नहीं तो बहुत दुख होगा आपको, बहुत। और लोग मौका ढूंढते हैं, बहुत मौके ढूंढते हैं लोग। आप जब गिरते हो ना, तो आपको अपने पास से जो है वो लोग, आपके इतिहास जो होता है ना आपका, उससे आपको लोग जो है जज करते हैं। जज नहीं मतलब, बार बार आपके इतिहास को आपके सामने लेकर आएंगे, चाहे वो बातों के थ्रू, चाहे वो फोटोज के थ्रू, चाहे वो किसी इवेंट्स के थ्रू। राइट, ऐसी कुछ हरकतें करते हैं लोग। और जब ऐसी हरकतें आपका आसपास वाले लोग करें, गिव देम फर्स्ट वार्निंग कि देखो यार, मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझसे इस तरीके के मैसेज मुझे भेजो, या मुझे इस तरीके से बात करो। एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ रिलेशन है, अब वो रिलेशन बचा नहीं। अब जो भी आपके पार्टनर थे या जो भी थे, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ हो, शादी हो गई हो उनकी, या कुछ भी XYZ,
तो आपके जो दोस्त यार हैं कुछ जो इमेच्योर बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद तो आगे बढ़े नहीं है साले, आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। तो आपको क्या करेंगे, आपको एकदम से हर्ट करेंगे कि आप अपनी स्पीड आपकी जो चल रही है ना अभी, वो रुके। तो जब कोई ऐसा करे आपके साथ, आपकी बोलते हैं ना दुखती नस को दबाए, जिससे आपको बहुत दर्द होता है, तो आप पहली वार्निंग उसको दो कि यार व्हाट यू आर डूइंग इज कंप्लीटली इमेच्योर, आइंदा से ये चीज मत करना। बस इतना जो है मेंशन करो उसको प्यार से, वो भी क्या, देखो ये चीज मुझे पसंद नहीं, आइंदा से इस चीज के बारे में मुझे मत छेड़ना। जैसे होता है कई बार लोग आपकी प्रिपरेशन के दौरान बोल सकते होंगे कि क्यों, बड़ी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, है तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पता क्या यार? होता है, कई बार लोग होते हैं आपसे उठपुटान टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बोलेंगे अरे तुम तो आईएएस की तैयारी करते, हमने तो सोचा था कि तुम, तो आपको हर्ट होगा वाली चीज। और नेचुरल है ये, तो उससे बहस नहीं करनी, उसको ये चीज समझा देनी है। बोले यार इफ यू डोंट नो कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो प्लीज इस बारे में मुझसे मत बोलना, है ना? और नेक्स्ट टाइम से ये वाले स्टेटमेंट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा, वो वाले स्टेटमेंट जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे ना, तो आप जब पढ़ने बैठोगे तो वो चीज आपके सामने आएगी, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। और ये, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दो कमेंट बॉक्स पे लिख करके, ऐसा हो रहा है आपके, हुआ है आपके साथ कि नहीं हुआ है, कि जब पढ़ने बैठते हो तो कुछ लोगों की दिमाग में नेगेटिव बात ज्यादा आती है। तो उनको वार्निंग दे दो एक बार कि आई डोंट लाइक दीज स्टेटमेंट, भाई मुझसे मत बोला करो। फिर अगर नेक्स्ट टाइम वो नहीं माना या मानी, फिर से उसने आपको पोक किया, नंबर डिलीट, आदमी ब्लॉक, ये सिंपल सा रूल है। नंबर डिलीट करो, ब्लॉक कर दो अपनी लाइफ से उसको, क्योंकि यू हैव टू अचीव योर गोल्स। और आपके गोल्स के बीच में कोई भी आ रहा है, गोली मार दो, रखना ही नहीं उसको अपनी जिंदगी में अपने आसपास, दूर दूर तक ब्लॉक। चाहे वो घर परिवार वाला हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी में ट्रबल क्रिएट करेंगे, ट्रबल। और एक ऐसा ट्रबल कि आप जितनी जिस स्पीड से जा रहे हो वो आपकी स्पीड रुकेगी और आप पीछे हो जाओगे। मेक श्योर डोंट टेल, फर्स्ट डोंट टेल योर पर्सनल थिंग्स टू एनीवन अनटिल अनलेस कि वो अचीव नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूअल सिटीजनशिप फॉर इंडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान सुनना। क्या हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है? कौन बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर। 3.5 करोड़ से ज्यादा गाइस इंडियंस अब्रॉड में रह रहे हैं, हर साल 130 बिलियन यूएस डॉलर भेजते हैं इंडिया को, रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, याद आ रहा है? लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको इंडियन सिटीजनशिप दोबारा मिलनी चाहिए? क्या ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया के लिए फायदेमंद होगी या खतरा? तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो मैंने आपको बताया 3.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस बाहर जो है वो रह रहे हैं, इंडिया के अब्रॉड में जो है वो रह रहे हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। मेरा खुद सगा छोटा भाई यूके में रह रहा है। ये जितने भी लोग इंडियंस बाहर रह रहे हैं, 130 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस इन्होंने 2023 में रहो भेजा है, 2023 में। लिख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही है, ब्रैकेट में लिख लेना, मोर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सोचो, जितना एफडीआई नहीं आ रहा उससे ज्यादा हमारे रिश्तेदार, घर परिवार वाले बाहर जो बैठे हुए हैं वो हमें पैसा भेज रहे हैं। तो ये पैसा इंडिया के ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है? ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट। लिख लो, टास्क है, इसकी डेफिनेशन मुझे आपको देनी है कमेंट बॉक्स पे लिखकर। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बोलता हूं जीएस की तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके लिए कॉन्टैक्ट दिस नंबर, ये नंबर है आपके पास, इस नंबर पर कॉल करो, बैचेस ज्वाइन करो, एक बार पूरी जीएस को कंप्लीट करो अपना सब्जेक्ट वाइज। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो कमेंट बॉक्स पे लिखकर। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ना है, यही तो जीएस पढ़ना है। तुम लोग यही गलती कर रहे हो, प्रॉपर बेस क्लियर नहीं है। अब मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन देगा सही। बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अभी के अभी देना है, ठीक है? वीडियो के नीचे अभी के अभी कमेंट करके देना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रेमिटेंस किसका पार्ट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं उसमें रेमिटेंस किस चीज के अंदर आती है? ये करंट अकाउंट के अंदर आती है, करंट अकाउंट के अंदर रेमिटेंसेस आती हैं।
तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको। देखो, इंडिया के ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में काफी हेल्प करती हैं ये। सो डायस्पोरा इमोशनल नहीं है, यानी कि जो लोग बाहर कंट्री के बैठे हुए हैं, कमा रहे हैं और यहां पर भेज रहे हैं, वो इमोशनल नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिक भी है इंडिया के लिए। तो ये चीज है। फिर ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2005 में इंडिया ने लॉन्च किया था इसको, बट दिस इज नॉट ट्रू सिटीजनशिप। ओसीआई का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रू सिटीजनशिप मिले। ये पॉलिटी के अंदर आप पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिटीजनशिप वाले के अंदर। तो बता सकता है सिटीजनशिप किस पार्ट में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से। उसी में ओसीआई के बारे में भी मेंशन्ड है। जिन लोगों के पास ओसीआई कार्ड होता है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जीएस में पढ़ोगे आप, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। वो कोई भी सरकारी जॉब नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकते, और गवर्नमेंट उनका ये कार्ड कभी भी उनसे छीन सकती है। सो मेनी इंडियंस फील्स लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स डिस्पाइट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एक एग्जांपल देता हूं, इंडियन ओरिजिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान के चलो, क्योंकि जो सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है, वहां से भयानक पैसा भेज रहा है इंडिया के अंदर हर महीने, बट इंडिया के अंदर ना वो खुद की अपने नाम पर जमीन खरीद सकता है, फार्मलैंड, ना इंडिया के अंदर वोट डाल सकता है। तो इसलिए इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट, क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ड्यूअल सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया के अंदर? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, ओसीआई की लिमिटेशंस है। भाई ओसीआई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही, डर रहता है कि कभी भी उनसे ओसीआई कार्ड छीना जा सकता है। इमोशनल डिस्कनेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, इमोशनली लोग जो है वो दूर हो रहे हैं क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, इंडिया के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, इतना पैसा भेजने के बावजूद। दूसरा, कई देश यूएसए, यूके, कनाडा ऑलरेडी अलाउ करते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया जो है कभी कभी फॉरेन सिटीजनशिप ले लेती है जॉब सिक्योरिटी के लिए, बट इंडियन आइडेंटिटी जो है वो मिस कर देती है। यानी कि इंडिया से जो लोग जाते हैं वो जॉब सिक्योरिटी के लिए फॉरेन सिटीजनशिप नहीं ले लेते, जॉब सिक्योरिटी के लिए कि भाई उनको वहां पे अच्छी जॉब मिलेगी तो चलो यार वहां के सिटीजन बन जाते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, सुना होगा आपने। यस। तो लोग जो है, इंडियन जो है, वो अपने बेनिफिट के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो इंडिया को भी इस चीज पर करना चाहिए, काफी सारी कंट्रीज ड्यूअल सिटीजनशिप कर रही है, तो ये उसके फायदे हो गए। क्या क्या फायदे बताए मैंने आपको ड्यूअल सिटीजनशिप के, कि क्यों करनी चाहिए? तो ओसीआई में लिमिटेशंस है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा इसलिए करो ड्यूअल सिटीजनशिप, इमोशनली कनेक्ट करवाओ, कई देश ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं, इंडिया को भी करना चाहिए। इंडियंस जो होते हैं वो बाहर जाकर फॉरेन सिटीजनशिप जो है वो ले लेते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, तो उनका कनेक्ट इंडिया से जो है वो टूट जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इंडियन जो भी किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप जैसे ही लेगा उसकी इंडियन सिटीजनशिप खारिज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। अब कुछ लोग इसके अपोज में हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा ये भी है, ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया को जो है वो हेल्प करेगी डिप्लोमेसी में, इन्वेस्टमेंट में, स्टार्टअप में, सॉफ्ट पावर बनने में। एग्जाम्पल की बात करें, यूके का एक एमपी है ऋषि सुनक, सभी ने इसका नाम सुना है? यस, ऑब्वियसली सुना होगा। मजा आ गया था उनकी एक किसने वो वाला वीडियो देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डॉग को लेकर गए थे। वो पिक्चर देखी होगी आपने, भगत सिंह पिक्चर, अजय देवगन वाली। तो उसमें बाकायदा जो है वो लिखा हुआ था कि थिएटर्स के अंदर इंडियंस और डॉग्स अलाउड नहीं है। हम उनके पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में इंडियन भी गया, इंडियन ओरिजिन, और डॉग भी गया, राइट। तो वो बड़ा खतरनाक ट्रेंड चला था उस समय। तो किस किसने देखा है? तो ऋषि सुनक इंडियन रूट्स तो है, बट ग्लोबल इंपैक्ट भी पड़ रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप भी देकर हम डिप्लोमेटिकली भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो एक टूल बन सकता है पावर प्रोजेक्शन के लिए इंडिया के अंदर, बट कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। अपोज क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 9, इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी जब कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजनशिप लेगा, और कोई बदलाव चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, यानी कि एक बहुत ही लंबी पॉलिटिकल प्रोसेस। दूसरा, सिटीजनशिप का मतलब है
अनडिवाइडेड एलिगेंस, वोटिंग राइट्स देना रिस्की हो सकता है। क्या कोई फॉरेन सिटीजन इंडियन पॉलिसी इंफ्लुएंस कर सकता है इसके थ्रू? यस, ये डर है ना। समझ रहे हो आप? सिटीजनशिप दे दिया मतलब कि आप जो है अलाउ करोगे ड्यूअल सिटीजन्स को वोट देने के लिए, पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करने के लिए। अब वो फॉरेन जा चुका है तो क्या पता वो फॉरेन पॉलिसीज को यहां पर इंप्लीमेंट करने लगे फॉरेन कंट्री के बेनिफिट के लिए। इट कैन ऑल्सो हैपन्स। तो ये लॉयल्टीज को कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करेगी ऑब्वियसली। कौन कितना लॉयल है किस कंट्री के लिए, क्योंकि आप दो नाव में सवार होकर बैठे हुए हो। तो लॉयल्टी को तो क्वेश्चन करेगी करेगी कि आप किसके लिए ज्यादा लॉयल हो। फिर ड्यूअल सिटीजनशिप से लीगल एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकती है, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स और सेंसिटिव जॉब्स में गड़बड़ी आ सकती है ना लीगली, कि भाई आप दूसरी कंट्री, मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पास होने लगी, या कोई ऐसा व्यक्ति टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा है जो ड्यूअल सिटीजनशिप लेकर बैठा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के हित के लिए सोचे। हो सकता है कि वो फॉरेन कंट्री के हित के लिए सोच रहा हो और उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बना रहा हो। दैट इज द इशू ना। सिक्योरिटी का इशू इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ओसीआई इनफ है। यस, ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग का मानना है कि अगर ओसीआई को थोड़ा और स्ट्रांग बना दे तो जरूरत ही नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप की। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं, जो टास्क आज आपको करना है, रिवाइज कर लेना बेसिकली, क्योंकि पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ, इसके बीच में डिफरेंस, अगर आपने डिफरेंस लिखा है इसका तो वेल एंड गुड, नहीं जो है वो लिखा है तो इसके बीच का डिफरेंस जो है वो लिखना या रिवाइज करना अपने नोट से, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें करना क्या चाहिए? मिडिल पाथ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको समझना है बस, और कुछ नहीं। तो देखो, अगर हम पूरी तरह से ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देते हैं तो हमें थोड़ा सा ओसीआई प्रोग्राम में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। पहली चीज तो मनमाने तरीके से ओसीआई का कैंसिलेशन बंद कर दो। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने की छूट दे दी जाए। बिजनेस रेगुलेशन आसान करें डायस्पोरा के लिए, यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, जो दूसरे देश में रह रहे हैं, तो वो अगर इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। फिर इसके अलावा पंचायत लेवल पार्टिसिपेशन अलाउ करो। लिमिटेड पॉलिटिकल रोल दो उनको, कि वो अगर करना चाह रहे हैं तो विलेजेस के थ्रू जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाए। इससे विलेज डेवलपमेंट हो सकता है ना। अगर आप पूरी तरह से उनको पावरफुल पोजीशन नहीं दे रहे हो तो आप विलेज लेवल पर दे दो एटलीस्ट। डायस्पोरा एडवाइजरी काउंसिल बनाए, सो वो अपने आइडियाज जो है वो शेयर कर सके बिना पॉलिटिकल पावर के, यानी कि एडवाइजरी काउंसिल बना दिया है उनके लिए, कि वो इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो सामने रखें, मीडिया के सामने, पार्लियामेंट के सामने उनके रिकमेंडेशन जाए, स्टेट लेजिस्लेचर में उनके रिकमेंडेशन जाए। तो ये ऐसा कमीशन क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं। फिर इसके अलावा नो इंडिया प्रोग्राम, ट्रेसिंग द रूट्स, ऐसी स्कीम्स एक्सपेंड करें। स्कॉलरशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च करें, है ना। सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, इनको अलाउ करें अभी। हाई सिक्योरिटी जॉब्स और टॉप ऑफिसेस ड्यूअल सिटीजन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहे तो बेटर रहेगा। तो ऐसे एक मिडिल पाथ हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ड्यूअल सिटीजनशिप का एक सेंसिटिव इशू है, इमोशनल भी है, इकोनॉमिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। सो सिविल सर्विसेज के लिए ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट विद ग्लोबल इंटीग्रेशन। सोचने वाली बात है। क्या क्या आप ड्यूअल सिटीजनशिप के फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट में हैं? आप क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, बताओ कि फेवर में या अगेंस्ट में। देखना चाहूंगा मैं आपका आंसर, लिखकर जरूर बताना। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ये जरूर आंकड़े जो है वो लिख लेना। एफडीआई से ज्यादा रेमिटेंस 130 बिलियन यूएस डॉलर का है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। हमारी, मतलब करीब, ये याद रखना कि करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं। और ओसीआई के लिमिटेशंस आपको पता होने चाहिए कि ओसीआई में कोई वोटिंग पावर नहीं है, जमीन आप नहीं खरीद सकते, है ना, और फिर कभी भी छीनी जा सकती है। फिर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए ड्यूअल सिटीजनशिप को, मतलब क्यों करना चाहिए। तो पहले तो आप लिख लो, इमोशनली कनेक्ट करेंगे लोग, ग्लोबली हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, सॉफ्ट पावर बन पाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल 9 अलाउ ही नहीं करता, संविधान को फिर संशोधित करना पड़ेगा। दूसरा है लॉयल्टी या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है।
है ना। सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चिंताएं आ सकती हैं, तो ये सब चीजें आप आर्ग्यूमेंट्स में लिख सकते हो। तो मिडिल पाथ अपनाया जाए, ओसीआई को मजबूत बनाओ, लिमिटेड गवर्नेंस रोल्स होना चाहिए, है ना। सेलेक्टिव ड्यूअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, सभी को मत दो, सिलेक्टिव लोगों को जो है वो दो, सिलेक्टिव कंट्रीज के लोगों को दो, प्रॉपर उनकी स्क्रूटनी करने के बाद, है ना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आई होगी। अब बुलडोजर वाला टॉपिक, ये भी सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है। हम बात करेंगे एक मुद्दे पर, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सामाजिक और कानूनी संबंध में भी काफी रेलिवेंट है ये, है ना। बुलडोजर जस्टिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, तो ये टॉपिक पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एथिक्स, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुनना। 2021 में आप जानते हैं प्रयागराज में कुछ घरों को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बुलडोजर से गिरा दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन को इनह्यूमन और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये टॉपिक हालांकि एक महीने पहले भी आया था। कोर्ट ने बोला है कि ये डिमोलिशन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड शेल्टर का उल्लंघन था। तो याद रखना, बुलडोजर जस्टिस जो है वो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि उल्लंघन है आर्टिकल 21 का, चाहो तो लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इनह्यूमन और इलीगल जो है वो इसको कहा है, राइट। तो ये चाहो तो बस इतना जो है वो लिख सकते हो आप। और ये बताया गया है कि हर प्रभावित व्यक्ति को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर दिया गया, ये भी लिख लो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि जो भी लोग ये बुलडोजर जस्टिस के कारण प्रभावित हुए, 10 लाख रुपए मिलेंगे उनको। कोर्ट ने जोर दिया है कि किसी को उसके घर से निकालना या उसके घर को तोड़ना, उसमें प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना मैंडेटरी है। आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐड करती है, जिनमें से एक अभी ये ऐड हो गया, ये लिखना करंट अफेयर्स में, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब सुनो चीजों को बस। अब देखो यार, प्रयागराज के केस की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर लीगल लैप्स कहाँ था, यानी कि कहाँ गैप था। कोई प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस घर के गेट पे चिपका दिया गया था, ना कि प्रॉपर किसी को दिया गया, सिग्नेचर करवाया गया। ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का उल्लंघन था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आपको नोटिस जो है वो दीवार पे चिपकाने की जगह लोगों के हाथ में देना चाहिए, प्रॉपर सर्व करना चाहिए। तो आपने ये क्या किया, सिर्फ चिपकाना इज नॉट द ऑर्डर, क्योंकि ये किसी का आप घर तोड़ने वाले हो। कोर्ट ने कहा कि घर तोड़ना बिना नोटिस के ह्यूमन डिग्निटी और प्रोसीजरल फेयरनेस का सीधे सीधे उल्लंघन है, कि आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो। जो भी लोग रह रहे थे घर में, उनको अपना साइड रखने का मौका ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को भी ओवर रूल किया, कहकर कि ये एक, आप कह सकते हो, ऐसा ऑर्डर है जो लोगों के हित के अगेंस्ट है। और जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लोगों के हित के अगेंस्ट कोई चीज आएगी, तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती, इवन अपने खुद के भी डिसीजन को पुराने समय पे लिए गए, पता होगा ये वाला आपको। तो एक अच्छा एग्जांपल है कोर्ट का, जो आप मेंशन जो है वो कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, कि कोई भी स्टेट एक्शन जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ये सब केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, ये चाहो तो लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। कि कोई भी स्टेट जो है वो मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकती है। कोई जो भी कानून बनना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, जनहित के लिए होना चाहिए, उचित होना चाहिए, है ना। तो ये चीज, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ईयर भी ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट कभी कभी आ सकता है कि ये केस कौन से ईयर से रिलेटेड है। फिर एक केस था ओल्गा टेलिस केस, राइट टू शेल्टर को फंडामेंटल राइट जो है बनाया गया आर्टिकल 21 के तहत। याद रखना, आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, अनुच्छेद 21 के तहत आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। किसी के घर को तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस के, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का उल्लंघन है। फिर ऐसे ही केटी प्लांटेशन वर्सेस कर्नाटक का 2011 का केस था, प्रॉपर्टी से वंचित करना हो, अगर किसी को किसी के घर से निकालना हो, तो फेयर लीगल प्रोसेस जरूरी है, आर्टिकल 300A। तो आप इसका मेंस में उपयोग कर सकते हो, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज है।
और इसके अलावा बुलडोजर जस्टिस गाइस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना फेयर ट्रायल के पनिशमेंट दिए जाते हैं। इससे जुडिशरी का रोल कमजोर होता है, एग्जीक्यूटिव ओवररीच बढ़ता है, कलेक्टिव पनिशमेंट होता है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इसमें प्रभावित होते हैं। जेनेवा कन्वेंशन भी कलेक्टिव पनिशमेंट को इलीगल मानता है, ये फैक्ट भी आप मेंशन जो है वो कर सकते हो। जेनेवा कन्वेंशन देखो, सभी लोग, अब ऑब्वियस सी बात है, किसी के घर तोड़ोगे आप तो उसमें पूरी फैमिली रहती है ना। तो जेनेवा कन्वेंशन, ये वाला लाइन लिख लेना, जेनेवा कन्वेंशन कलेक्टिव पनिशमेंट को प्रोहिबिट करती है, मना करती है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। हाउसिंग और लैंड राइट्स नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022-23 में 1.5 लाख घर को तोड़ा गया, जिसमें करीब 7.5-8 लाख लोग जो है वो प्रभावित हुए। तो क्या करें हम ऐसी चीजें जिससे ना हो? तो 15 दिन का नोटिस दिया जाए। 2024 की गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की, ये लिख लेना भैया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस है तो ये चीज आप मेंशन करिएगा। पहली गाइडलाइन, 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। 15 दिन का नोटिस, क्या उल्लंघन किया है वो मेंशन करना जरूरी है, और उनको, जो रह रहे हैं उस घर में, उनको अपील करने का मौका देना जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाई जाए इन मुद्दे के लिए, राइट। फास्ट ट्रैक, एक डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल बनाया जाए, या आप लिख सकते हो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाई जाए पूरे मुद्दे को जो है वो देखने के लिए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मध्यस्थता करवाने के लिए, कि अगर कुछ, ठीक है, कुछ इशू हुआ है तो मध्यस्थता हो जाए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू। ऑनलाइन वेबसाइट पर घर तोड़ा जा रहा है उसकी डिटेल्स और वीडियोस अपलोड हो। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स के थ्रू ऑल्टरनेटिव हाउसिंग देना कंपलसरी हो। रीसेटलमेंट पहले, फिर डिमोलिशन बाद में, कि पहले रीसेटलमेंट करो फिर डिमोलिशन करो, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है कुछ जो आप ध्यान में रख सकते हो गाइडलाइंस कोर्ट की। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि प्रयागराज में जो ये तोड़ाफोड़ी मचाई गई थी, बुलडोजर जस्टिस जो दिया गया था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया है। कहा है आर्टिकल 21 का इसमें उल्लंघन है। बुलडोजर जस्टिस रूल ऑफ लॉ को खत्म कर रहा है। और पास्ट में केसेस थोड़े से ध्यान में रखना, मेनका गांधी केस, राइट, ओल्गा तेलिस केस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगेन एक और टॉपिक, फार्म मैकेनाइजेशन का। अभी मैं कल ही गया था, अभी 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 दिल्ली में हुई हुई ना, ये स्टार्टअप की मीटिंग कंप्लीट हुई है। तो हमारे एक परिचित हैं, वो मीटी के सीईओ, स्टार्टअप सीईओ से जो है वो मिलने वाले हैं। मुझे ये बोल रहे थे कि दिल्ली आ जाओ या चलो मेरे साथ। कल उन्होंने मुझे एडवाइस के लिए बुलाया था रात में उनके घर। एक है मेरे परिचित, तो वो बेसिकली, उनको इंक्यूबेटर सपोर्ट और, मतलब एक्चुअली फार्म से रिलेटेड ही है वो। मतलब उनके पिताजी एक्स आईएएस ऑफिसर है। तो बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, अक्षत भैया। अक्षत मतलब मेरे स्कूल के सीनियर है वो बेसिकली। तो उन्होंने मुझे एडवाइस के लिए बुलाया था कि यार कमला शाह, मुझे एडवाइस जो है वो चाहिए तो उससे मैं जा रहा हूँ। और हुआ तो उसने पूरी पीपीटी दी, पूरा बताया मुझे कि यार ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, इस तरीके से मुझे फंडिंग जो है वो उठानी है। तो मुझे एडवाइस करेगी इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। तो फिर उनको काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो, मुझे भी बोल रहे थे वो कि थर्सडे को मेरी मीटिंग है। मीटी 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 बताया ना सभी को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मीटी का जो स्टार्टअप का सीईओ है, तो उनसे उनकी पर्सनल मुलाकात है। तो मुझे भी बोल रहे थे कि यार तू भी चल, थोड़ी हेल्प जो है वो हो जाएगी। तो मैंने कहा बाबा, अपने पास तो काम नहीं, काम ही काम है, जा नहीं पाएंगे। बाकी कुछ हो तो वीडियो कॉल कर लेना, हेल्प कर देंगे जितनी बन सके। बोल रहे थे चल ले, हेल्प हो जाएगी मेरी, बट क्या करें यार, सुबह से लेकर रात तक। मैं सुबह 4 बजे करीब उठता हूँ, तो उसके बाद फिर रात में 11 बजे करीब सोता हूँ, 10-11 बजे, कभी कभी 12 भी बज जाता है सोते सोते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं पूरे दिन में करने के लिए, तमाम चीजें, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे काम करता हूँ, सिर्फ एक नहीं। समझे? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया के बारे में, क्योंकि अब देखो ये टॉपिक सुनने वाला है। हम लोग को आज की डेट में जो है वो फार्मिंग सेक्टर को जो है वो एडवांस बनाना है, और उसी चीज से रिलेटेड हमारे कभी जा भी रहे थर्सडे को भैया जी। तो वो पूरा आईटी इनेबल्ड, पूरा अपना वो लेके जा रहा है प्रोजेक्ट।
तो उसमें मेरे ख्याल से शायद 20 1 लाख की फंडिंग उठाएंगे वो, सीड फंडिंग। देखो अब क्या होता है। तो देखो इसी से रिलेटेड ही टॉपिक है, फार्म मैकेनाइजेशन से रिलेटेड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनने वाला टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में चीजें लिखने के लिए आएंगी। तो ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं, बल्कि हमारी इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की स्कीम्स, इन सभी का पार्ट है ये। तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहले फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। फार्मिंग एक्टिविटीज में मैनुअल लेबर की जगह मशीन्स का यूज करना, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, राइट, रोटावेटर्स या स्मार्ट टूल्स। आजकल तो इरिगेशन वाले आ गए, आप अपने मोबाइल से पता है आपको स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी लाइन जो है वो बच जाती है। आप अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो पूरी चीज ट्रैक कर सकते हो, सॉइल टेस्टिंग हो सकती है हर एक चीज की, किस क्रॉप को कितना पानी देना है, क्या न्यूट्रिएंट देना है, सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गई है। आपको पता है कि एक ट्रैक्टर का हॉर्स पावर जो है वो कितना होता है कंपेयर टू ए बुलक, यानी कि एक सांड के कंपैरिजन में एक ट्रैक्टर का हॉर्स पावर कितना है, जानता है कोई? देखो, ट्रैक्टर का होता है 41 से 50 हॉर्स पावर, ट्रैक्टर का 41 to 50 हॉर्स पावर। और एक सांड जो होता है बुलक, उसका एक ही हॉर्स हॉर्स पावर होता है, मतलब सोचो आप। और ऑब्वियस ही बात है यार कि इनका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है कई बार, बेचारे बेचारों बेचारों को हम लोग जो है वो चलवा चलवा के है अपने बेनिफिट के लिए जो है बेचारों को परेशान करते हैं। वो वाली चीज भी अगर उस एंगल से भी देखो, एनिमल क्रूएल्टी के एंगल से, तो भी जो है वो चीजें नजर आएंगी, है। बट ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, चाहो तो जो है वो लिख सकते हो वाली चीज, अगर लिखना चाहो तो। फिर इसके अलावा इंडिया में ओवरऑल मैकेनाइजेशन लेवल अभी भी गाइस सिर्फ 47%, 47% हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। 47% जो है वो, समझ रहे हो, ये भी ज्यादा ही बता दिया मेरे हिसाब से। कि मतलब इंडिया के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 खेत हैं तो उनमें से सिर्फ 47 खेतों में ही मशीनरीज का उपयोग हो रहा है। बट 47 ही मुझे लगता है कि ये नंबर भी ज्यादा बता दिए गए हैं। और पंजाब हरियाणा जैसी राज्यों में तो ये 40 से 45% है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैकेनाइजेशन अभी भी काफी कम है। गेहूं, चावल, ऐसे सीरियल क्रॉप्स में मैकेनाइजेशन 50 से 60% तक है। लेकिन हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फार्मिंग की बात करें तो इसमें अभी भी मैनुअल लेबर ज्यादा है। डेवलप कंट्रीज आपको पता है, जैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पर मैकेनाइजेशन कितना है। एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से जो पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी में इसके आंकड़े जो है प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं, पता है आपको। बड़े बड़े खेत होते हैं वहां पर। मैं मुझे अच्छे से याद है जब मैं कॉल सेंटर पे जॉब करता था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर था वो, बीपीओ। रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की मेरी शिफ्ट होती थी। तो उसमें एक मेरा कॉल कनेक्ट हुआ था उनके पास, एक किसान के पास, यूएसए के, यूएसए का या कनाडा का था, याद नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है। बट एक किसान था वो। एंड बताओ उसने क्या बोला, उसने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर माई, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ करीब कुछ नहीं तो 20 साल पुरानी बात होगी, 15 या 20, 17 18 20 साल पुरानी मान लो। तो नहीं यार, 15 1 साल, 15 16 साल, 15 16 साल के अराउंड की होगी बात, हाँ। तो उसने बताओ क्या बोला, बोलता आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई एरोप्लेन टू कम। मैंने कहा व्हाट। मुझे लगा यार किसान एरोप्लेन के लिए वेट कर रही उतना, मुझे भी मतलब आइडिया नहीं था उस समय पर, इतने पुराने टाइम पे। मैंने वही सोचा यार, मैंने कहा यार किसान मतलब एरोप्लेन का वेट कर रहा है। बोलता यस फॉर द फर्टिलाइजर आई एम वेटिंग फॉर द एयरक्राफ्ट, यू जस्ट कॉल मी लेटर। मैंने कहा गजब है यार गुरु। मतलब वहां के किसान, आज की डेट में हम लोग ड्रोन्स का उपयोग शुरू कर दिया, हमने ड्रोन्स के माध्यम से फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, वो उस समय 15 साल पुराना, वो किसान एयरक्राफ्ट क्यों। व्हाट इज द मेन रीजन? क्योंकि वहां पे किसानों की जमीन बहुत बड़ी है, लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है। पढ़िए ना आपने एनसीईआरटी, तो आपने देखा होगा ये शब्द है, ये लाइन है आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी पर कमांड अच्छी बना के रखो भाई। तो यूएस कनाडा में 90 95% मैकेनाइजेशन है, 90 to 95% खेतों में मशीनरीज का उपयोग हो रहा है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फ्रांस के अंदर तो 99% है, इंडिया में मात्र 47%। तो आज की डेट में मैकेनाइजेशन सिर्फ ट्रैक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। तीन उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे हम लोग, जिसमें जीपीएस, आईओटी, ड्रोन्स, डेटा एनालिटिक्स, इनका उपयोग हो रहा है, ताकि पानी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का ऑप्टिमल यूज हो सके। तो इसी से रिलेटेड आज वो भी है, क्या बोलते हैं,
इसी की तो एडवाइस के लिए जो है वो मुझे मेरे पास आया था, मैं दिखाता हूँ एक मिनट को आपको। उन्होंने पूरी स्लाइड वगैरह बनाई थी, जो अभी मीटी के जो स्टार्टअप सीईओ है ना, सीईओ, तो उनके पास जाएगी। भाई साहब, मतलब यही चीज पता है, मैं आपको यही चीज सिखाता हूँ कि आप जो है वो अपने कांटेक्ट में भी ऐसे लोग को रखो कि जो वंडर्स कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। फालतू लोगों को आपको जो है वो रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है वो फालतू लोगों के लिए जो है वो अपना टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करोगे। शो वीडियो पैनल दिख रहा हूँ मैं आपको? अभी यार वो रिंग लाइट नहीं जलाई है मैंने, छोड़ो उसको। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो। क्या होता है, बहुत सारे लोग हवाबाजी में बात करते हैं बड़ी बड़ी, बट अपने पास अपना ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। देखो जैसे कि दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? हाँ, हल्का सा मेरे ख्याल से लाइट वो हो रही होगी। इसमें लिखा हुआ है ओल्ड स्कूल फार्मर वर्सेस न्यू स्कूल फार्मर, है ना? ये हो गया। अब देखो ये ऑटोमेटेड इरिगेशन, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा यार शायद, चलो छोड़ो, जाने दो। काफी सारे बतौलेबाज लोग भी होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें जो है वो करते हैं ऐसा वैसा, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है यार ऐसे लोगों को। बट अपने साथ ऐसा नहीं है, मेरा पैनल ही बहुत शानदार है। मेरे पैनल में ब्यूरोक्रेट्स हैं काफी सारे, ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो अच्छी कंपनी चला रहे हैं। तो अब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये सब बातें कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो, दोज आर प्रोडक्टिव पीपल। क्योंकि आने वाले समय में तुम लोग यार चीफ मिनिस्टर के साथ बैठोगे, होम मिनिस्टर के साथ बैठोगे, तो अभी से वो क्वालिटी डेवलप करो ना अपने अंदर। क्योंकि फालतू फर्जी अब चीजें नहीं करनी है आपको। दोस्तों के साथ मिलकर हा हा ही हू नहीं करना है। बात भी करो, प्रोडक्टिविटी की बात करो यार। यू गाइस आर मैच्योर राइट नाउ। मेक श्योर वट एवर यू से इन पब्लिक, दोस्तों के साथ ही बात करो तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। लगना चाहिए भाई कि आपकी पर्सनालिटी से कि यू आर एन ऑफिसर। देखते हो ना, कभी कोई ऑफिसर किसी रूम के अंदर एंटर करता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ही और शी इज एन ऑफिसर। उसकी पर्सनालिटी बताती है गुरु। तो अपनी पर्सनालिटी वैसे बनाओ। चलिए, मैं क्या बता रहा था यार आपको। ड्रोन्स का उपयोग हो रहा है एग्रीकल्चर में। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग हो रहा है। ड्रोन्स का उपयोग स्प्रे करने के लिए होता है, मॉनिटर करने के लिए होता है, इवन ईल्ड एस्टिमेशन के लिए कि कितना प्रोडक्शन होगा उसको एस्टिमेट करने के लिए। आपको पता है इंडिया वर्ल्ड के 22% ड्रोन इंपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरे दुनिया भर में से 22% ड्रोन्स का इंपोर्ट हम लोग करते हैं। ड्रोन दीदी स्कीम, ये लिख लेना भैया। ड्रोन दीदी स्कीम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 15,000 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, टू क्रिएट रूरल एम्प्लॉयमेंट। गांव क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए 15,000 ड्रोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। और किनको दिया जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो महिला लीड कर रही हैं, जिससे कि वो महिलाएं रेंट पर दे सकें अपनी सर्विसेज, मैकेनाइजेशन को बूस्ट कर सकें, गांव क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा सकें। लिख लेना ये भाई। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स, रोबोटिक हार्वेस्टर्स, ये सब लेबर शॉर्टेज को टैकल करते हैं। एग्रीकल्चर भी अब एआई से ड्रिवन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है। बहुत फायदे हैं भैया इसके। 15 से 20% ज्यादा आउटपुट मिलता है, टाइम बचता है। 15 से 20% सेविंग्स होती है सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में। स्मार्ट सिस्टम्स हैं जो ड्रॉट प्रोन एरियाज में काम करते हैं, जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर एफिशिएंट तरीके से सिंचाई हो रही है। 2050 तक फूड की डिमांड 60% बढ़ने वाली है गाइस। और ये बिना मैकेनाइजेशन से पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप? देखो ये डेवलप कंट्री का मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी ये सब लिखने लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स की अगर हम जो है बात करें, क्यों आवश्यकता है इंडिया के अंदर, भाई देखो, पहली चीज तो इंडिया का एवरेज फार्म साइज 1.16 हेक्टेयर है। अगर आप किताबों में देखोगे तो आपको 2 हेक्टेयर से कम मिलेगा। यूएसए में 170 हेक्टेयर है। कहाँ, सोच रहे हो आप? कहाँ 170 और कहाँ ये? मैंने अभी आपको अपना लाइव एग्जांपल बताया कि भाई वो किसान ने मुझे बताया खुद, जिसको मैं फोन किया था मैं। मशीन्स महंगी होती हैं यहाँ पर, लोन लेना मुश्किल होता है, लो क्वालिटी टूल्स है, फार्मिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, हिली एरियाज हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, यहाँ पर मशीन चल नहीं पाती। तो ये सब चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर मैकेनाइजेशन को लेकर। सरकारी स्कीम्स भी, इनिशिएटिव्स भी हम लोग को, ये चैलेंजेस तो हो ही गए, सरकारी स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलती है। ये पूरे स्कीम्स के सिर्फ नाम लिख लेना पूरे पूरे। स्मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, पूरे के नाम लिखेंगे आप। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हायर करवाने के लिए, नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मेक इन इंडिया, एफडीआई,
इन एग्रीकल्चरल मशीनरी, ये सब स्कीम्स है, इनिशिएटिव है सरकार के। यूएसए के अंदर आपको पता है एक फार्मर 144 लोगों को खाना खिलाता है। 144 लोगों के खाने के लिए यूएसए के अंदर एक किसान रिस्पॉन्सिबल है। एक किसान 144 लोग को खाना खिलाता है। जापान के अंदर स्मार्ट इक्विपमेंट्स का ये लोग उपयोग जो है वो करते हैं। फ्रांस के अंदर 99% मैकेनाइजेशन, जो पहले मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इन्होंने मैकेनाइजेशन के थ्रू पॉसिबल किया। जैसे कि 1960 में यूएसए के अंदर एक किसान 26 लोगों को भोजन करवाता था, यानी कि 26 लोगों की भूख के लिए या हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हंगर खत्म करने के लिए, मतलब अनाज देने के लिए। अब वो 144 हो गए, क्यों? बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ये आर्टिकल मैकेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत अच्छे से। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली पूरी चीज समझ में आई होगी। तो फार्म मैकेनाइजेशन सिर्फ एक क्रांति नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर को फ्यूचर रेडी बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपके लिए। मैं आपको चीजें सिंपल सी बताऊं, इंडिया का फार्म मैकेनाइजेशन 47% है। आंकड़ा याद करना चाहो तो कर सकते हो। फ्रॉम ट्रैक्टर टू स्मार्ट टूल्स, यानी कि ड्रोन्स, एआई, ऑटोमेशन, इस पे हम लोग को स्विच करना है अब। अगर सटीक डेटा मिलेगा फार्मिंग के अंदर, तो आपका इनपुट प्रॉपर जाएगा, और इनपुट प्रॉपर जाएगा तो रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेंगे। सरकारी स्कीम्स में आपको ना, ड्रोन दीदी स्कीम, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चैलेंजेस इंडिया के अंदर क्या है? छोटे जमीन है किसानों के पास, पैसे की दिक्कतें हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया का एनर्जी लैंडस्केप। हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जिसमें कवर होगा लेटेस्ट डेटा फ्रॉम एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट। अरे ये टॉपिक आया था यार, ये फिर रिपीट कर दिया इन लोगों ने। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया पढ़ा था क्या अपन ने शायद? वैसे ये रिपोर्ट का बस नाम लिख लो, एनएसओ के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है, एनर्जी स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2025। तो अब सिर्फ सुन लो इस टॉपिक को। हमारे यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है यार, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ना? आज की डेट में सब लोग मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, तो एवरीवन रिक्वायर्स चार्जिंग, मतलब एनर्जी, है ना? और रेन्यूएबल एनर्जी में हम शिफ्ट नहीं हुए, मतलब कोयले की डिमांड बढ़ गई है। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना कि आपको याद करना पड़े कुछ। तो एनएसओ ने रिलीज किया है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 की रिपोर्ट, जिसमें बताया कि इंडिया का टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई, यानी कि टीपीईएस, 7.8% से ग्रो हुआ है 2023-2024 में। और अब ये पहुंच गया है, अ, अब ये आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? टीपीईएस का फुल फॉर्म टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है। ये थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, ये चीज जो है वो ये लोग पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी जो है वो बड़ा है। हर एक इंसान ऑब्वियसली बात है एनर्जी कंज्यूम, अरे यार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक। इंडिया का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो है वो कितना है? 21,000, 21,09,655 मेगावाट। विंड पावर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, सोलर एनर्जी कितना कर रही है, हाइड्रो पावर कितना कर रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया हुआ है ना आपको, 4 स्टेट्स कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो रख रही है। तो ये स्टेट्स के नाम याद रखना, नहीं पढ़ाया यार मैंने अभी आपको, मुझे लग रहा है ये टॉपिक रिपीट हो गया है। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है एनर्जी ट्रांजिशन के, नेशनल सोलर मिशन, ये इनिशिएटिव का नाम लिख लेना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, फेम स्कीम। अरे यार ये हुआ है ये टॉपिक, मुझे ऐसा लग रहा है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, है ना? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बनाओ, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सीईए 2012 का फ्रेमवर्क। राणा सांगा, इसका आंसर आप ही देंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। राणा सांगा वेरी इंपॉर्टेंट लीडर भाई, बेहतरीन। नेक्स्ट, एसबीटोस। एसबीटोस पता है क्या होता है? बेस्टोस, एस्बेस्टोस। आपने वो जैसे कि गांव क्षेत्रों में या किसी मतलब जैसे रूरल एरियाज या सेमी रूरल एरियाज, कई बार अर्बन एरियाज में भी आपको नजर आते हैं, कुछ मकान होते हैं, आपने देखा होगा कि मकान के ऊपर टीन की चादरें होती हैं। देखिए वाले मकान जिसके ऊपर टीन की चादरें होती है, छत जो होती है वो टीन की होती है। ये टीन अभी अभी इन्होंने टीन की चादर लगाना शुरू किया। उससे पहले कुछ घरों में आपने देखा होगा कि सीमेंट टाइप की जो है वो छत दिखती थी, है ना? कुछ मैं आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे 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 करके, ये समझ गए होगे यार, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके कुछ दिखता था, और वो पूरी चादर होती थी ऐसे लंबी, है ना? ऐसे बिछी रहती थी, राइट? और ये हो गया अपना, ये ऐसी एक चादर है,
उधर से दूसरी चादर ऐसी बिछी रहती थी और ये बन गया घर। कितनी खराब डायग्राम बनाया मैंने, है ना? इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है। डिसलाइक मत कर देना। लाइक करो भाई। तो एस्बेस्टोस, तो ये समझ गए आप क्या चीज है? इसके बारे में मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है? नहीं। ठीक है। एस्बेस्टोस माइनिंग जो है वो इंडिया के अंदर बैंड है भाई। कंट्री अभी भी इंपोर्ट कर रही है, प्रोसेस कर रही है इस प्रकार की चीजों को रूफिंग के लिए। मैंने भी आपको बताया ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसका उपयोग जो है वो होता है। वाइड एस्बेस्टोस जो है मोस्ट कॉमनली यूज है वो किया जाता है पूरे दुनिया भर में। यूज किया जाने वाला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग होता है। कार्सिनोजन है भैया, ग्रुप 1 कार्सिनोजन, कैंसर होने की संभावना है, लंग कैंसर और भी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, लिख लेना। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय, क्या लिखा है? गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन कर दिया है कि एस्बेस्टोस का उपयोग इनमें नहीं करना है, क्योंकि सीवियर हेल्थ क्राइसिस रिस्क है इसके अंदर। तो इस चीज को लेकर आपको जो है बताना है भाई कि एस्बेस्टोस के एक्सपोजर के बारे में पब्लिक हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो एस्बेस्टोस को डिफाइन करो, बताओ कि इंडिया के अंदर ये बैंड है, बावजूद उसके चल रहा है, तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी लेकर आओ। मतलब निगरानी रखने की अच्छी पॉलिसी लेकर आओ, स्ट्रिक्ट फाइन इम्पोज करो जो इस कंस्ट्रक्शन वाले इसका उपयोग जो है वो कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल्स में, नर्सरी में, ग्रोइंग एज जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे जो है वो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ऐसी ऐसी चीजें लिखो भाई, पॉइंट वाइज, तब आएगा मजा। चलिए, बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज समझ में आई होगी। ये है हमारे ज्ञान सर गाइस, ज्ञान सर का पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करना, मजा आएगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई को मजे की राज है बोलो। चलो मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद, जय श्री महाकाल। मिलेंगे कल।